आज हम भारत में तेजी से फैलते साइबर फ्रॉड के जाल की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास साइबर दुनिया नाम की एक न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें 2 जनवरी 2026 को हुए कुछ बड़े ऑनलाइन फ्रॉड्स की केस स्टडीज हैं। और ये सिर्फ अलग-अलग शहरों की क्राइम स्टोरीज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है इन बिखरी हुई घटनाओं के डॉट्स को जोड़ना। ये धोखेबाज कौन सी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अपना रहे हैं, इनके पीछे मतलब कितना बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। और इन सब खबरों को एक साथ देखने पर हमें क्या बड़ी और सच कहूं तो डरावनी तस्वीर दिखाई देती है। हाँ, चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। और ये जरूरी भी है, क्योंकि ये धोखेबाज अब सिर्फ हमारे लालच का फायदा नहीं उठा रहे हैं, वो हमारे सबसे गहरे डरों पर हमला कर रहे हैं। सही कहा। जब हम इन मामलों को एक साथ देखते हैं तो ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध का पूरा ब्लूप्रिंट नजर आता है। एक तरीका जो रिपोर्ट में सामने आया है वो है डिजिटल अरेस्ट। हाँ, लखनऊ में एक रिटायर्ड अधिकारी से 90 लाख रुपए और दिल्ली में एक टीचर से 1.61 करोड़ रुपए ठग लिए गए। ये रकम ये तो बहुत ही बड़ी है। बहुत बड़ी। यकीन करना मुश्किल है कि कोई इतनी बड़ी रकम ऑनलाइन दे सकता है। ये कोई आम घोटाला है भी नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक हमला है। मनोवैज्ञानिक हमला मतलब? देखिए, अपराधी पुलिस, सीबीआई या ईडी जैसी पावरफुल सरकारी एजेंसियों का एक तरह से मुखौटा पहनते हैं। अच्छा। वो आपको वीडियो कॉल पे लेके आते हैं जहां शायद पीछे किसी ने वर्दी भी पहनी हो, और माहौल ऐसा बनाते हैं कि आपको यकीन हो जाए कि आप सच में किसी बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गए हैं। बिल्कुल। वो आप पर मनी लॉन्ड्रिंग या किसी और गंभीर अपराध का आरोप लगाते हैं। 1 मिनट, लेकिन कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जैसे एक टीचर या रिटायर्ड अधिकारी वो इस झांसे में कैसे आ सकता है? मतलब ये तो सीधी सी बात है कि सीबीआई वीडियो कॉल पर जांच नहीं करते। सुनने में ये बात बहुत सीधी लगती है, पर उस वक्त की मनोदशा को समझिए। इसे अथॉरिटी बायस कहते हैं। अथॉरिटी बायस? हाँ, हम बचपन से सीखते हैं कि वर्दी और अधिकार का सम्मान करना है। जब कोई खुद को सीबीआई ऑफिसर बताकर धमकाता है तो हमारा दिमाग वो लॉजिक से सोचना बंद कर देता है और डर हावी हो जाता है। डर हावी हो जाता है। वो आपको अकेला कर देते हैं, कहते हैं कि फोन मत काटना, किसी से बात मत करना, वरना आपके परिवार को भी फंसा देंगे। ओह, घंटों तक ये मानसिक टॉर्चर चलता है, जब तक कि आप पूरी तरह टूटकर उनके निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार ना हो जाएं। मतलब वो आपको असली दुनिया में गिरफ्तार नहीं कर रहे, बल्कि आपके ही घर में, आपके ही फोन पर आपको मानसिक रूप से बंधक बना लेते हैं। यही उनकी रणनीति है। ये तो बहुत ही भयावह है। सच में। और दिलचस्प बात यह है कि इसी रिपोर्ट में एक और खबर है जो इस तस्वीर को पूरा करती है। कौन सी? असली ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने ऐसे ही एक डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। अच्छा, तो एजेंसियां एक्शन ले रही हैं। बिल्कुल। और उसके पास से 14 लाख रुपए कैश भी बरामद किए हैं। ये खबर हमें 2 बहुत जरूरी बातें सिखाती हैं। पहली, कि ये फ्रॉड इतने बड़े लेवल पर हो रहे हैं कि अब एजेंसियां इन्हें बहुत गंभीरता से ले रही हैं। और दूसरी, ये हमें असली और नकली का फर्क बताती है। क्या फर्क है? असली एजेंसियां सबूतों के आधार पर जमीन पर कार्रवाई करती हैं, गिरफ्तारियां करती हैं। वो वीडियो कॉल पर धमकाकर सेटलमेंट के लिए पैसे नहीं मांगती। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो डर तो इनका सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, लेकिन रिपोर्ट में कुछ ऐसे मामले भी हैं जहां ये इंसान की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी यानी लालच का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुरुग्राम की एक घटना तो बहुत ही अजीब है। एक युवक को डांस गर्ल के एक ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए एक जगह बुलाया गया और वहां पहुंचने पर उसके साथ मारपीट की गई। हाँ, और जबरदस्ती उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए। ये सिर्फ एक ऑनलाइन ठगी नहीं है। नहीं, है तो सीधा सीधा अपहरण और डकैती जैसा अपराध है। यही बात मुझे परेशान कर रही है। ऑनलाइन फ्रॉड से निकलकर ये सीधे सीधे शारीरिक हिंसा पर उतर आए। अपराधी इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं? क्या ऑनलाइन पैसा ठगना अब मुश्किल हो गया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक, शायद लोगों में जागरूकता बढ़ने से पारंपरिक ऑनलाइन फ्रॉड जैसे ओटीपी स्कैम थोड़े मुश्किल हो गए हैं। हो सकता है। इसलिए अपराधी अब ज्यादा आक्रामक तरीके अपना रहे हैं। और दूसरा पहलू? दूसरा पहलू यह है कि ये अपराध का एक नया मॉडल हो सकता है जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया के अपराधी वो मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, एक हाइब्रिड मॉडल। हाँ, ऑनलाइन दुनिया का इस्तेमाल शिकार को फंसाने के लिए और फिर ऑफलाइन दुनिया में उसे फिजिकली काबू करके पैसे लूटने के लिए।
ये दिखाता है कि खतरा अब सिर्फ हमारे फोन तक सीमित नहीं रहा। वो हमारे दरवाजे तक पहुंच सकता है। और लालच का एक और रूप रिपोर्ट में ISD कॉल्स के अलर्ट में दिखता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अनजान विदेशी नंबरों से आने वाली कॉल्स आपके बैंक और व्हाट्सएप अकाउंट को हैक कर सकती हैं। पर ये कैसे काम करता है? सिर्फ एक कॉल उठाने से अकाउंट कैसे हैक हो सकता है? देखिए, सिर्फ कॉल उठाने से शायद हैकिंग ना हो, लेकिन ये उस प्रक्रिया का पहला कदम है। पहला कदम? हाँ, वो कॉल पर आपको किसी लॉटरी, किसी दुबई की नौकरी या किसी कस्टम में फंसे पार्सल का लालच देते हैं। फिर वो आपसे कहते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं या एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं या वो ऐप इंस्टॉल करते हैं, आपके फोन का कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। एक और तरीका है सिम स्वैप फ्रॉड, जहां वो आपके मोबाइल ऑपरेटर को धोखा देकर आपके नंबर का डुप्लीकेट सिम कार्ड इशू करवा लेते हैं। तो फिर तो सारे OTP और मैसेज उनके पास जाएंगे। बिल्कुल। नतीजा, आपके सारे OTP और मैसेज उनके पास पहुंचने लगते हैं। तो गुरुग्राम वाले मामले में मनोरंजन का लालच था और ISD कॉल वाले मामले में पैसे या मौके का लालच। दोनों ही मामलों में अंजाम खतरनाक है। बिल्कुल, पैटर्न वही है, इंसानी भावना का शोषण, चाहे वो डर हो या लालच। ये अपराधी जानते हैं कि किस भावना को कैसे ट्रिगर करना है। डर और लालच तो समझ आता है, ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि इन भावनाओं का फायदा उठाने के लिए पीछे बैठा कौन है। क्या ये कोई अकेला शातिर ठग है या कुछ और? रिपोर्ट का अगला हिस्सा इसी पर रोशनी डालता है और सच कहूं तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वो चंडीगढ़ वाला मामला? हाँ, चंडीगढ़ में एक पूर्व IG से जुड़े साइबर फ्रॉड केस की जांच में पुलिस ने 50 लाख रुपए और फ्रीज किए हैं। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि इस रैकेट में 500 से ज्यादा फर्जी अकाउंट और 600 सिम कार्ड का इस्तेमाल हुआ था। यही वो आंकड़ा है जो इस खेल को पूरी तरह बदल देता है। 500 फर्जी बैंक अकाउंट्स। एक मिनट, 500 अकाउंट्स, ये कैसे मुमकिन है? एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए आज KYC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कितनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। 500 फर्जी अकाउंट का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम में भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी चूक हो रही है, या फिर कोई बहुत बड़ा नेटवर्क है जो इस सिस्टम को धोखा देना जानता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये हमें बताता है कि साइबर फ्रॉड अब कोई साइड हसल नहीं रहा, ये एक प्रॉपर इकोनॉमी बन चुका है। एक पूरी इंडस्ट्री। हाँ, सोचिए, 500 अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए कितने मनी म्यूल्स यानी पैसे इधर उधर करने वाले लोगों की जरूरत होगी। मनी म्यूल्स अक्सर गरीब छात्र, बेरोजगार युवा या दूर दराज के गांवों के लोग होते हैं, जिन्हें कुछ हजार रुपए कमीशन का लालच देकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं। और उन्हें पता भी नहीं होता होगा कि उनके अकाउंट से हो क्या रहा है। बिल्कुल, उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके अकाउंट से करोड़ों रुपए का लेन देन हो रहा है। तो मतलब एक पूरी सप्लाई चेन है। हाँ, एक पूरी सप्लाई चेन। कुछ लोग हैं जिनका काम सिर्फ फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड खरीदना है। कुछ का काम इन मनी म्यूल्स को ढूंढना और उनके अकाउंट खुलवाना है। और फिर एक टेक्निकल टीम होगी। हाँ, एक टीम है जो जयपुर वाले मामले की तरफ फर्जी लिंक्स और हैकिंग के तकनीकी पहलुओं को संभालती है। और सबसे ऊपर बैठे मैनेजर्स हैं जो इस पूरे ऑपरेशन को चलाते हैं और पैसे को एक अकाउंट से दूसरे में, क्रिप्टो में या हवाला के जरिए देश के बाहर भेजते हैं ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके। तो चंडीगढ़ वाला मामला हमें इस नेटवर्क का स्केल दिखा रहा है और जयपुर वाला मामला हमें उनकी तरीकों की एक झलक दे रहा है। ये कोई अकेला हैकर नहीं, ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह काम करने वाला संगठित अपराध है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। एक तरफ डर और लालच का मनोविज्ञान और दूसरी तरफ इतना बड़ा संगठित नेटवर्क। ये ऐसा लगता है जैसे हम एक पूरी इंडस्ट्री से लड़ रहे हैं। तो एक आम इंसान क्या कर सकता है? हम इससे कैसे बच सकते हैं? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है। रिपोर्ट में कुछ चेतावनियां दी गई हैं जो मुझे लगता है हर किसी को पता होनी चाहिए। हाँ, और वो चेतावनियां बहुत बुनियादी हैं, लेकिन इस पूरे संदर्भ को समझने के बाद उनका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। पहली और सबसे बड़ी चेतावनी, कोई भी पुलिस, CBI या ED जैसी जांच एजेंसी वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती, कभी नहीं। दूसरी, अपना OTP, पिन या CVV जैसी जानकारी किसी के भी साथ साझा ना करें। और तीसरी, अनजान लिंक या ऐप से बिल्कुल दूर रहें। ये बातें हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन अब इनका मतलब ज्यादा गहरा महसूस हो रहा है। इन चेतावनियों के पीछे का क्यों समझना भी जरूरी है। जब हम कहते हैं कि OTP साझा ना करें, तो इसका मतलब है कि OTP आपके डिजिटल तिजोरी की चाबी है। सही बात है। आप अपने घर की चाबी किसी अनजान को नहीं देते, तो डिजिटल चाबी क्यों दें? जब हम कहते हैं कि कोई सरकारी एजेंसी ऐसे पैसे नहीं मांगती, तो इसका मतलब है कि हर सरकारी प्रक्रिया का एक तय कानूनी तरीका होता है और उसमें वीडियो कॉल पर धमकी देकर पैसे मांगना शामिल नहीं है। बिल्कुल।
तुरंत पैसे ट्रांसफर करवाना उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। और अगर मान लीजिए गलती से कोई इस जाल में फंस जाए तो क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, यहीं पर रिपोर्ट में दिए गए 2 संसाधन सबसे महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अच्छा। पहला है साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और दूसरी है वेबसाइट cybercrime.gov.in। 1930। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे गोल्डन आवर कहते हैं। गोल्डन आवर। अगर आपके साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी होती है तो पहले कुछ घंटे बहुत कीमती होते हैं। जैसे ही आप 1930 पर कॉल करके या वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करते हैं, एक ऑटोमेटेड सिस्टम तुरंत एक्शन में आता है। तो वो सिस्टम क्या करता है? आपकी शिकायत आपके बैंक और जिस बैंक में पैसा गया है, दोनों को एक साथ भेज दी जाती है ताकि उस अकाउंट को तुरंत फ्रीज किया जा सके। अच्छा, तो जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे पैसा वापस मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो चुप बैठने या घबराने के बजाय सबसे पहला कदम एक्शन लेना है। बिल्कुल। शर्म या डर की वजह से देरी करना धोखेबाजों को आपका पैसा निकालने का मौका दे देता है। इन आधिकारिक चैनलों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है क्योंकि धोखेबाज मदद के नाम पर भी फर्जी वेबसाइट और हेल्पलाइन बनाकर बैठे हो सकते हैं। आज की इस पूरे चर्चा से एक बात तो साफ है कि साइबर फ्रॉड सिर्फ हमारे पैसों पर हमला नहीं है। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यक्तिगत है। आपने बिल्कुल सही कहा। ये हमारे भरोसे पर हमला है, हमारे डर पर हमला है और हमारी भावनाओं पर हमला है। धोखेबाज हमारे डिवाइस को हैक करने से पहले हमारे मन को हैक करने की कोशिश करते हैं। मन को हैक करते हैं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। वो हमारी एक कमजोर नस पकड़ते हैं, चाहे वो अधिकार का डर हो, जल्दी अमीर बनने का लालच हो या किसी अपने की मदद करने की भावना हो, और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। सही। इसलिए आज के डिजिटल युग में सबसे जरूरी सिक्योरिटी अपडेट हमारे फोन या कंप्यूटर के लिए नहीं, बल्कि हमारी अपनी जागरूकता और आलोचनात्मक सोच के लिए है। हमें हर संदेश, हर कॉल, हर लिंक पर एक पल रुककर ये सोचने की जरूरत है, क्या ये सच हो सकता है? ये सोचने वाली बात है कि तकनीक जैसे जैसे हमारी जिंदगी को आसान बना रही है, क्या वो हमें भावनात्मक रूप से ज्यादा असुरक्षित और धोखे के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बना रही है?